हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन आज तक जो पढ़ रहे थे जो अपना था जो अप्लाइड जूलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी और बायोसिस्टमेटिक्स अभी बाकी है। उससे पहले अपन ने कहा था, अपन पहले बीच में ये भी बात कर लिए थे कि अपना अप्लाइड जूलॉजी कंप्लीट हो चुका है, अपन इथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपन ने बाद में देखा अपने सिलेबस के अंदर जो पार्ट बच गया था वो था इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनका आर्थिक महत्व भी है, ठीक है, वो भी किसमें आते हैं? अप्लाइड जूलॉजी के अंदर ही आते हैं। यानी कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखने वाले एनिमल्स का जो अपन अपने फायदे के लिए जो अप्लाइड करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, वो किसमें आता है? अप्लाइड जूलॉजी के अंदर ही आता है। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो था अपना, सबसे पहले था वर्मीकल्चर, फिर अपन ने पढ़ा प्रॉन कल्चर, ऐसे ही कंटिन्यू सेरिकल्चर, लेक कल्चर, लेक कल्चर हो गया, जिसको अपन ने सामने तक कहा था मोथ कल्चर, ये कहा था ना। अब्रक जिसे कहते हैं, क्या मोथ? हाँ सही है। फिर अगला था अपना एपीकल्चर, पोल्ट्री कीपिंग, और एक कौन सा रह गया? लगभग ये पढ़े होंगे अपन ने सर। एक और भी है, हाँ, एक है पिसिकल्चर। ये सब पढ़ लिए, ठीक है। और देखा कि ये अपने अपने को किस प्रकार से इनके अपन आर्थिक इंपोर्टेंस है, आर्थिक महत्व है, साथ ही ये तो है अपने। अब इन जो भी एनिमल्स में पढ़ा वो अपन ने देखा कि दो तीन एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पे ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सेरिकल्चर आर्थ्रोपोडा, लेक कल्चर आर्थ्रोपोडा, एपीकल्चर आर्थ्रोपोडा, पोल्ट्री ये आ गया एवीज के अंदर, और पिसिकल्चर ये फिशीज के अंदर। ये कुछ जैसे इनवर्टिब्रेट भी थे और यहाँ पे कॉर्डेट्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था इनवर्टिब्रेट, और अभी जो अपन फाइनल में है तो है अपने कॉर्डेट्स, यही है। तो अपन ने यहाँ इनवर्टिब्रेट के अंदर देखा था, तो अपन ने स्टार्ट किया था प्रोटोजोआ, और अपन बात करते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। तो कॉर्डेट्स में लास्ट जो एनिमल है वो है मैमल्स, यानी कि लोअर एनिमल से लेकर हायर एनिमल तक अपन बात करेंगे, जिसके अंदर अपन ने देखा कि अभी अपन बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ यानी कि इनवर्टिब्रेट, तो अपन ने इसमें भी इनवर्टिब्रेट पढ़ा है। साथ में ही यहाँ पोल्ट्री कीपिंग की बात आता है तो कॉर्डेट्स की बात आती है। तो यानी कि अपना जो आर्थिक महत्व लिए हुए एनिमल है वो दोनों ही टाइप के एनिमल है, इनवर्टिब्रेट्स भी है और कॉर्डेट्स भी है। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में वो सभी एनिमल्स आते हैं, या तो वो हो इनवर्टिब्रेट या हो कॉर्डेट, सभी एनिमल्स आते हैं जो अपने को किसी ना किसी बेस पर या किसी ना किसी स्थिति में अपन को क्या इकोनॉमिक, अपना खुद का इकोनॉमिक महत्व रखते हैं, जिससे अपने एनवायरनमेंट को लाभ होता है, और साथ ही साथ अपने फूड चेन या किसी भी परिस्थिति के अंदर देखें, जैसे कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो एनवायरनमेंट में बाह्य एनिमल्स जो होते हैं उनको या तो संक्रमित कर देते हैं, या उनके लिए ये हार्मफुल होते हैं, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले जो एलिमेंट्स के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये
प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, कुछ आर्थिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। आर्थिक इंपॉर्टेंस में जैसे अपन बात करते हैं कि क्लाइमेट को साफ करने के लिए, स्वच्छता में, फूड में, संभोजी सहभोजी के रूप में, ऐसे सहभोजी के रूप में भी ये प्रोटोजोन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अपन ने देखा था परजीवी, सहजीवी, सहभोजी, ऐसे एनिमल्स होते हैं। तो सभी एनिमल्स क्या रखते हैं, अपने खुद का एक आर्थिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पे अपन अब ये नहीं है कि अपना एप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी, बायोस्टैटिक्स या अपन बात करते हैं जो अपना फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे अपन इनवर्टिब्रेट की बात नहीं करेंगे। आर्थिक इंपॉर्टेंस वो सभी एनिमल्स का कुछ ना कुछ आर्थिक इंपॉर्टेंस होता है और उनका कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को लाभ होता है या ह्यूमंस को लाभ होता है, किसी पर्टिकुलर दूसरे एनिमल को लाभ होता है। वो सभी किसमें आता है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो कल अपन अप्लाइड जूलॉजी के अंदर अभी तक जो पढ़ रहे थे वो कल्चर पढ़ रहे थे जो अपना कंप्लीट हो चुका था। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अपन लोअर एनिमल से लेकर हायर एनिमल तक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अपना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोन्स। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर जो पहला टॉपिक है अपना वो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। अब जब अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ की, जब भी बात आती है तो अपन ये देखते हैं कि प्रोटोजोआ तो यानी कि एक ऐसा एनिमल है जो किसी ना किसी रूप में रोग उत्पन्न करता है या अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक होते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो अपन सामान्यतः कैसे मानते हैं, हानिकारक मानते हैं। लेकिन अगला जो आता है अपन कहते, जब इनको अपन व्यापक तौर पे देखते हैं तो इनको अपन बेनिफिशियल ज्यादा और हार्मफुल कम पाते हैं। इनके अपन जब इनका इकोनॉमिक स्टडी करते हैं और इनके महत्व देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स प्राणी जो होते हैं वो बेनिफिशियल लाभदायक ज्यादा होते हैं और हानिकारक कम होते हैं। अगर अपन बात करते हैं आज की दुनिया में या 21वीं सदी के लोगों में, तो प्रोटोजोआ का जो महत्व है वो नगण्य माना जाता है, यानी कि इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी ये इतने सूक्ष्म होते हैं जो अपन को आसानी से पता नहीं चलता और ये सभी जगह होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, जल, थल, सभी जगह। मिट्टी के अंदर भी अपन एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं तो उसके अंदर करोड़ों की संख्या में प्रोटोजोआ उपस्थित होते हैं और उसमें उन करोड़ों की संख्या में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ में लगभग उनके 80% प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। कैसे होते हैं, बेनिफिशियल। यानी कि अपन वही बात आती है कि अगर अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ की तो ये बेनिफिशियल ज्यादा और हार्मफुल कम होते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो इनकी पॉपुलेशन को जो इनकी आइडेंटिफाई तैयार कर रखी है वो ऐसे कर रखी है कि इनको किस रूप में जाना जाता है, हार्मफुल। अपन जब भी जैसे कुछ भी कोई ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, उनकी अगर उनका अपन को सामान्यतः नॉलेज नहीं होता। और जैसे कि अपन बात करते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो वाहक होता है उसकी अपन बात करते हैं तो वो भी प्रोटोजोआ के अंदर आता है। और अब आपको पता चला गया प्लाज्मोडियम एक ऐसा वाहक जीवाणु है जो क्या करता है, मलेरिया का वाहक होता है। तो अब वो पता चल गया किसका है, प्रोटोजोआ का। ठीक है, तो अब आप जब भी सुनोगे प्रोटोजोआ, अरे प्रोटोजोआ से तो मलेरिया फैलता है, लेकिन उसके अंदर जो अलग स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज आती है प्रोटोजोआ की वो बेनिफिशियल होती है। इसलिए जो इनकी बेनिफिशियल इंपोर्टेंस देखते हैं तो वो है, तो बेनिफिशियल लाभदायक प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है बेनिफिशियल।
बात अपन दोनों की करेंगे, बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों प्रोटोजोन्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन को इनके लाभदायक प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। बेनिफिशियल प्रोटोजोआ ऐसे प्रोटोजोआ जो एनवायरनमेंट में रहकर, या तो वो एनवायरनमेंट में रहकर या एनवायरनमेंट कैसा भी, जैसे हवा, पानी, थल, जमीन जिस पे वो मौजूद होते हैं, उनमें रहकर वो आसानी से एनवायरनमेंट को लाभ पहुंचाते हैं, ह्यूमंस को लाभ पहुंचाते हैं, दूसरे प्राणियों को लाभ पहुंचाते हैं। तो वो कौन से में आता है? बेनिफिशियल प्रोटोजोआ। सबसे पहले आता है हेल्पफुल इन सैनिटेशन। स्वच्छता में सहायक। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रोटोजोन्स जो क्या करते हैं? स्वच्छता फैलाते हैं। अब स्वच्छता कैसे फैलाएंगे? देखिए, कुछ ऐसा दूसरे एनिमल्स होते हैं, दूसरे जैसे मैं बात करते हैं पोरीफेरा या सिलेंट्रेट्रस या जो भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो एनवायरनमेंट को गंदा करता है, उनकी बॉडी के अंदर ये उपस्थित होते हैं, उनको संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो उन एनिमल के लिए जब अपन एक पर्टिकुलर एनिमल लेके चलते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा, ये कोई इसका कोई एनिमल है, सिलेंट्रेटा का एनिमल है। अब ये क्या करता है? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटोजोआ जो इसको तो क्या कर रहा है? इसको तो हार्म कर रहा है, हार्मफुल है इसके लिए, तो जिसके कारण ये क्या हो रहा है? इसकी मृत्यु हो रही है, ये खत्म हो रहा है। खत्म होने के कारण ये जो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। ये एनवायरनमेंट को गंदा नहीं कर पाएगा खत्म होने के कारण। तो ये प्रोटोजोआ एक इसके लिए तो कैसा है? हार्मफुल है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए कैसा है? हेल्पफुल है। एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? स्वच्छ कर रहा है। जैसे कि अपन कहते हैं कि जल के अंदर रहता है कोई प्रोटोजोआ, तो वो होलोजोइक विधि के द्वारा जो अन्य एनिमल्स होते हैं जो जल को गंदा कर रहे होते हैं, उसको होलोजोइक विधि से उनका भक्षण करता है, और भक्षण करने के कारण वो धीरे धीरे उस जल में से नष्ट हो जाते हैं और जल कैसा हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। वो ऐसे प्रोटोजोन्स जल में पाए जाते हैं जो होलोजोइक विधियों द्वारा जल में रहने वाले अदर एनिमल्स का तो भक्षण कर लेंगे, लेकिन अगर दूसरा जैसे अपन हायर एनिमल्स उनको उनको पानी को पिएगा, तो उसके अंदर जो प्रोटोजोआ उपस्थित होते हैं वो प्रोटोजोन्स उस एनिमल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि वो वाटर के अंदर पाए जाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट तो कर देंगे ये प्रोटोजोआ, लेकिन ये किसी होस्ट के अंदर, किसी दूसरे होस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगला जो आता है वो आता है एज ए फूड। आहार के रूप में, ठीक, आहार के रूप में कैसे? ये फूड चेन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फूड चेन में कैसे? जैसे कि अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को कौन फीड करेगा? पोरीफेरा के एनिमल। पोरीफेरा के एनिमल को सिलेंटेट्रा, सिलेंटेट्रा को एनेलिडा, एनेलिडा को जैसे एनेलिडा के अंदर अर्थवॉर्म आता है, तो उसको कौन करेगा? फिश
फिश को कौन करेगा? ह्यूमन या हायर फिशेज या जो भी एक्वाटिक एनिमल है वो जो फिश का क्या करते हैं, फिश को फूड के रूप में लेते हैं। तो ये प्रोटोजोन को उससे बड़े वाले उसको इनकी संख्या में अधिकता होती है, फिर पोरिफेरा की संख्या में कभी और अधिकता होती है, इनकी संख्या में और अधिकता होती है, लेकिन इनका आकार भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि ये अपन को सूक्ष्म आंखों से, खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, अपन को इनको माइक्रोस्कोप यूज में लेना पड़ता है दोनों के लिए। फिर सिलेंट्रेट्रा के कुछ एनिमल पोरिफेरा को यूज करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। तो ऐसे इनका एक फूड वेब तैयार होता है जो क्या करता है, फूड वेब के अंदर ये प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगला आता है सिम्बायोसिस। थर्ड है सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, या अपन कह सकते हैं सहभोजी प्रोटोजोआ। तो सहभोजी प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, या सहभोजी क्या होता है, आपको ये पूछ रहा हूं मैं। सहभोजी, तो सहभोजी अपन सामान्यतः बात करते हैं तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीव, ये ऐसा होस्ट पर निवास करने वाला परजीवी या पैरासाइट्स जो दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या कहलाता है, सहभोजी एनिमल्स कहलाते हैं। सहभोजी एनिमल्स प्राणियों में पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें दोनों प्राणी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सहभोजी कहलाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि सहभोजी से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि कोई होस्ट है, अब इस होस्ट पे कोई ऐसा प्रोटोजोआ उपस्थित है जो इसको क्या कर रहा है, लाभ पहुंचा रहा है। कैसे कि इसके ऊपर कोई अदर प्रोटोजोआ उपस्थित है, उस प्रोटोजोआ का भक्षण करके क्या कर रहा है, ये उन इस होस्ट को संक्रमित होने से बचा रहा है, ठीक है। और ये कैसे लाभान्वित हो रहा है कि ये होस्ट इसको आवास रहने के लिए क्या कर रहा है, आवास उपलब्ध करवा रहा है। तो ये क्या हो गया, दोनों में क्या हो गई, सहभोजिता या सिम्बायोटिक हो गई। वापस समझो इसको कि बी कोई होस्ट है जिसपे कोई संक्रमित करने वाले एनिमल्स या प्रोटोजोआ या पोरिफेरा उपस्थित है, ठीक है। और ए टाइप का जो प्रोटोजोआ है ये इन एनिमल्स को क्या करता है, फूड के रूप में लेता है, ठीक है। तो
अब ये जो ए प्रोटोजोआ है वो बी होस्ट के ऊपर निवास करता है, तो ये इनके ऊपर उपस्थित होकर क्या करेगा, इन प्रोटोजोन को धीरे धीरे अपने फूड के रूप में इनका क्या कर जाएगा, भक्षण कर जाएगा, जिससे बी जो होस्ट इनसे संक्रमित होने वाला था, इनकी कमी होने के कारण इनकी संक्रमण होने, बी की संक्रमण होने की जो संभावना थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बी को क्या लाभ मिल रहा है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया जिसके ऊपर उपस्थित थे वो ए के द्वारा नष्ट कर दिए गए। ठीक है, और ए को कैसे लाभ मिल रहा है कि बी ए को अपने ऊपर रहने के लिए जगह उपलब्ध करवा रहा है। तो ये कैसे भी हो सकते हैं, इंटरनल सिम्बायोटिक हो सकते हैं और एक्सटर्नल सिम्बायोटिक हो सकते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर भी उपस्थित हो सकते हैं और बॉडी के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं। यहां तक क्लियर। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ ये भी क्या करते हैं, बेनिफिशियल प्रोटोजोआ के अंदर ही इंक्लूड किए गए हैं। तो सिम्बायोटिक एनिमल की अपन बात करते हैं, सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स की अपन बात करते हैं, तो इनके अंदर जो आते हैं वो है जैसे कि ट्राइकोमोनास, अगला है जियार्डिया, एंटामीबा कोलाई, निक्टोथीरस, ओपेलिना, बेलेंटिडियम कोलाई, ये जो होते हैं ये अपन बात करते हैं ह्यूमन, फ्रॉग, कॉकरोच, इन सभी के वृहतात्र जो रेक्टम के पीछे का पार्ट जो होता है बड़ी आंत का, उसके अंदर पाए जाते हैं, और वहां पर रहकर उसके अंदर उन इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, उनको वहां पे उनका भक्षण करके उनको नष्ट करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं बेलेंटिडियम कोलाई। ये बेलेंटिडियम कोलाई जो होती है ये ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, मनुष्य की वृद्धात्र में पाई जाती है, और वहां पे पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को ये नष्ट करके उनको खत्म करती है। ठीक है, अब ये जो सिम्बायोटिक एनिमल्स जो होते हैं ये एक दूसरे पर होस्ट और इनके बीच में इतना गहरा रिश्ता होता है कि इनको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह पाते, दोनों को एक दूसरे के बिना ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके साथ ही अनेक बार सहभोजी प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जो सीलिएट्स में सिक्टोरियंस आते, जिनमें सीलिएट्स में सिक्टोरियंस आते हैं, मोलस्कन, आर्थ्रोपोड्स, मछलियों के वे मेंढकों की देह पर पाए जाते हैं, ये बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। साथ ही साथ अपन बात करते हैं यहाँ ट्राइबोल्स के अंदर ट्राइकोनिफ्स और तिलचट्टे, कॉकरोच के अंदर कोलोनिफ्स नाम के दो सहभोजी एनिमल्स प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, जो इनकी बॉडी के अंदर इनके इंटेस्टाइन में रहकर जो स्लाइवा जो सेल्यूलोज होता है उसको पचाकर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक तो इनको आवास मिल रहा है, जैसे कि अपन बात करते हैं दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है ट्राइबोल्स के अंदर तो होता है ट्राइकोनिफ्स, और कॉकरोच के अंदर होता है कोलोनिफ। ये दोनों, ये तो होता है ट्राइबोल्स के अंदर,
और ये होता है कॉकरोच के अंदर। ये दोनों, इन दोनों की आंत के अंदर पाए जाते हैं। और जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इनको तो क्या लाभ मिल रहा है कि इन दोनों को तो इनकी इंटेस्टाइन में रहने के लिए लाभ, आवास मिल रहा है। साथ ही साथ इन दोनों को, ट्राइबल्स और कॉकरोच को क्या लाभ मिल रहा है कि इनके अंदर जो सेल्यूलोज है वो ग्लूकोज में के अंदर कन्वर्ट होकर इनको ऊर्जा के रूप में एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगला जो आता है वो आता है ओशियंस के अंदर। अगला है, पहला था अपना हेल्पफुल इन सैनिटेशन। अगला था एज ए फूड, फिर था सिम्बायोटिक, और अब है ओशियन ooze and fossils protozoa। ओशियंस, सॉरी ओशियंस नहीं है, ओशनिक, ओशनिक ooze and fossils। फोसिल्स प्रोटोजोआ, यानी कि ऐसे प्रोटोजोआ जो फोसिल्स के रूप में पाए जाते हैं और उनका अपन को फायदा प्राप्त होता है या बेनिफिशियल के रूप में उनको प्राप्त करते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के रूप में उनको प्राप्त करते हैं। तो इनके अंदर प्रोटोजोआ की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो जिनके ऊपर बाह्य कंकाल मौजूद होता है। और बाह्य कंकाल मौजूद किसके रूप में होता है? पारदर्शी पदार्थों के रूप में मौजूद होता है। जब ये समुद्र के तलों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्र जहां पे उथला जल होता है वहां पे इनकी मौजूदगी अधिक होती है। और वहां पे जब ये इनकी संख्या में बहुत ज्यादा अधिक वृद्धि होने के कारण इनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है। इनका रिप्रोडक्शन जो पीरियड होता है 1 ईयर में बहुत टाइम पे बहुत बार ये आसानी से रिप्रोडक्शन कर जाते हैं, जिससे ये एक तो इनके जेनेटिकली स्टडी के लिए भी ये बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर रिप्रोडक्टिव रेट अधिक हो जाने के कारण इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। और ये जब खत्म हो जाते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये समुद्र के तल के अंदर जमा हो जाते हैं। और जमा हो जाने पर ये धीरे धीरे पथरीले या कंकड़ के रूप में एकत्रित होते हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा कि इनके ऊपर कंकाल पाया जाता है, कि बाह्य कंकाल पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इनसे जो चूर्ण प्राप्त किया जाता है इन बाह्य कंकाल से, और ये फोसिल्स के रूप में अपन को प्राप्त होते हैं। किसके रूप में? फोसिल्स के रूप में। यानी कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये समुद्र के सी वाटर के बॉटम के अंदर अपन को फोसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनको कहा गया फोसिल्स प्रोटोजोआ। तो ओशियनिक ऊज यानी कि इनकी संख्या में अधिक वृद्धि हो जाने के कारण ये तलों के अंदर पाए जाते हैं और इनको फोसिल्स के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिनसे जो पत्थर होते हैं वो पत्थरों से भवन निर्माण के लिए भी इनका निर्माण उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पॉलिप टाइप का ये होता है। तो देखिए इसके अंदर आपके जो दे रखा है, कुछ आपके ऐसे प्रोटोजोन्स है जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर सिलिका में कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, ये बाह्य कंकाल होने के कारण अब ये सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और सिलिका जो होता है वो कैसे होता है? पारदर्शी होता है, लेकिन पथरीली या कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होती है, जिसके कारण ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कहां बैठ जाते हैं? समुद्र के तल में बैठ जाते हैं। और अपन को किस रूप में प्राप्त होता है? फॉसिल्स के रूप में प्राप्त होते हैं।
तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, है ना। तो जो अपन बात करें ओशियनिक ओज किसे कहते हैं या फोसिल्स प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो अपन ने कहा कि इनके ये फोसिल्स के रूप में अपन इनको प्राप्त होते हैं। फोसिल्स के रूप में अपन कह रहे थे कि ये समुद्र के तलों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए किस प्रकार से इनके अंदर कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो प्रोटोजोआ, उनके बाह्य प्रोटोजोआ की कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। किसका, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो या तो इनके अंदर सिलिका का के बाह्य कंकाल होगा या कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। अब इनकी अधिकता के कारण ये या इनके अंदर ये कंकाल पाए जाते हैं। जब ये खत्म हो जाते हैं, जब ये एनिमल खत्म हो जाते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं, समुद्र के तट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ये तट के समुद्र के तट पे नहीं, सॉरी पहले बॉटम के अंदर पहुंच जाते हैं। बॉटम के अंदर पहुंच जाने पर इनका कीचड़ तैयार हो जाता है। जैसे कि ये एक दो परत बनती है तो पानी की जो ऊपरी लेयर जो होती है उनका कीचड़ बन जाता है। उनको क्या कहा जाता है, पंख कहा जाता है। पंख या ओशियनिक कहा जाता है। वही क्या कहलाता है, ओशियनिक ooze कहलाता है, ठीक है, यानी कि समुद्रीय पंख। ओशियनिक ooze किसे कहते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ जिनके अंदर सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद जब समुद्र के तल में ये एक कीचड़ के रूप में जमा हो जाते हैं, उनको कहा जाता है ओशियनिक या ओशियनिक ooze कहते हैं। अब इनकी अधिकता हो जाने पर, इनकी परतों की अधिकता हो जाने पर ये पथरीले रूप में या पत्थरों के रूप में, चट्टानों के रूप में जमना स्टार्ट हो जाते हैं। और उन चट्टानों के अंदर तत्कालीन यानी कि उस परतें जमते हुए जब कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, एक्वाटिक एनिमल की डेथ हो जाती है, और वो एनिमल इन चट्टानों के बीच में, जैसे अपन बात कर रहे थे, ये समुद्र का बॉटम है और यहाँ पे धीरे धीरे परतें जमना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये तो हो गई ओशियनिक ooze का निर्माण स्टार्ट हो गया। अब कोई फिश है, इसकी डेथ हो गई, तो ये क्या हो गया, इन परतों के बीच में इसका भी एक फोसिल्स तैयार हो गया, यानी कि ये इन परतों के बीच में दब गई, ठीक है। अब इन परतों के अंदर दब जाने के बाद जब इनको प्राप्त किया व्यावसायिक तौर पे, इन ओशियनिक ooze को प्राप्त किया जाने लगा, तो प्राप्त करने पर इसका फोसिल्स भी अपन को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। यानी कि अपन दूसरा लाभ क्या हो रहा है, एक तो व्यवसायिक लाभ मिल रहा है, व्यवसायिक लाभ जैसे कि ओशियंस ooze इनके ये पत्थरों के रूप में जमा हो जाते हैं, तो इनके भवन निर्माण के में इनका निर्माण यूज किया जाता है। साथ ही साथ इनके चूर्ण तैयार किए जाते हैं, चौक निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही अपन बात करते हैं कोलेरिया या पेरिस के अंदर जो इनको बहुत अधिक मात्रा में इनका यूज किया जाता है। कुछ समुद्र के किनारे कुछ ऐसी चट्टानें होती है, चट्टानों का निर्माण भी इनके द्वारा ही, ओशियन ooze के द्वारा ही, यानी कि प्रोटोजोआ के फोसिल्स के रूप में ही वो बनी हुई है। मिस्र की एक ऐसी पिरामिड भी है जिसका नाम है न्यूमिलाइट्स। इसका निर्माण भी इन ओशियन ooze के पत्थरों से ही बना हुआ है। तो ये तो हो गया इसके व्यवसायिक लाभ, ठीक है। और दूसरा जो लाभ होता है वो होता है कि जो फोसिल्स प्राप्त होते हैं उनके उद्भव, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, उनको किस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ये सब अपन को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के प्रोटोजोआ जो है वो है आपके रेडियोलेरिया, फोरामिनिफेरा, और एक है हेलियोजोआ, सॉरी हेलियोजोआ नहीं है, हाइलोजोआ, हाँ हेलियोजोआ। ये तीन ऐसे एनिमल प्रोटोजोन है
जो क्या करते हैं ओजिया इनके ऊपर सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट की का आवरण बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं रेडियोलेरिया और फोरेमिनिफेरा। ये दोनों एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्यूल यानी कि जहां पे तेलीय पदार्थों की अधिकता होती है समुद्र के अंदर, वहां पे इनके कंकाल बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो दूसरा ये इनका जो एक सोर्स भी होता है, सोर्स के रूप में भी पता करते हैं कि फ्यूल सोर्स जहां होगा वहां इनकी अधिकता होगी। तो दूसरा जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि फ्यूल का पता लगाने के लिए भी इन दोनों कंकाल दोनों एनिमल्स का पता या प्रोटोजोन्स की अधिकता जहां होगी वहां पे फ्यूल प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से ये धारणा है। धारणा क्या है, ये वास्तविकता है कि ये जहां पे होंगे वहां फ्यूल उपस्थित होता है। तो इनकी प्रेजेंस के बेस में भी फ्यूल सर्च किया जाता है समुद्रों के अंदर। ठीक है, अगला जो आता है स्टडी प्रोटोजोआ। फिफ्थ टाइप का जो है वो है प्रोटोजोआ इन स्टडी, यानी कि ऐसे प्रोटोजोआ जो स्टडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो अपन सभी जानते हैं कि प्रोटोजोआ की एक कैसा है, सिंगल सेल एनिमल है। सिंगल सेल एनिमल है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, इनकी रिप्रोडक्शन रेट जो होती है वो हाई होती है, जिससे इनके ओरिजिन का पता चलता है। इनके अंदर फ्यूजन किस प्रकार से होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, लैंगिक होता है अलैंगिक होता है। तो सामान्यतः जो इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो एसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है या होता है फिजन टाइप का इनमें रिप्रोडक्शन होता है, जिससे इनका उद्भव इनके सारे जो भी अडेप्टेशंस होते हैं प्रोटोजोन का वो आसानी से अपनी इनका स्टडी कर पाते हैं। साथ ही साथ इनके रिप्रोडक्शन 1 ईयर में बहुत बार रिपीट होता है, जिससे इनकी जनरेशन जो जेनेटिक हेरिटेंस जो होता है वो आसानी से पता लगाया जा सकता है। या अपन बात करते हैं कि जो इनके जेनेटिक जीन स्ट्रक्चर जो होती है उनको आसानी से अपन स्टडी कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रोटोजोआ स्टडी के अंदर भी बेनिफिशियल होता है, जैसे कि इनके जीवाश्म या भूवर्ग विज्ञान जो होती है, जैसे कि अपन बात करते हैं जियोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी, उनके अंदर भी इनको आसानी से इनका उपयोग करके इनकी स्टडी की जाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं कि प्रोटोजोआ सरल व आदि प्रकार के होते हैं। अपन सभी अभी बात की है कि सिंगल सेल होते हैं। इनकी संरचना व कार्य के अध्ययन के लिए इनके गुणों या सिद्धांतों को समझने की सहायता मिलती है। ये सूक्ष्म आवाप के होते हैं, जल्दी प्रजनन करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इनकी रिप्रोडक्शन रेट हाई होती है, कम समय में अनेक संततियां उत्पन्न करते हैं एवं आनुवांशिक या वेरिएशंस जो आनुवांशिक विविधता इनमें पाई जाती है, वेरिएशंस जो पाए जाते हैं उनमें इनको आसानी से अपन समझ पाते हैं। इनमें प्रयोगशालाओं में अध्ययन प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि इनके सिंगल सेल होने के कारण इनमें जो प्रयोगशाला में इन पे जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो बहुत सुगम प्रकार का होता है, आसानी से प्रैक्टिकल किए जा सकते हैं इनके ऊपर। साथ ही साथ भूवर्ग विज्ञान में जीवाश्म विज्ञान के छात्रों के अध्ययन हेतु ये महत्वपूर्ण सामग्री होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी ये एक तो आदिम प्रकार के होते हैं, ठीक है, और सिंगल सेल होते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन रेट हाई होती है, जिसके कारण इनकी संख्या में बहुतायिता पाई जाती है, और साथ ही साथ इनकी मृत्यु दर भी उतनी ही अधिक होती है जितनी इनकी जन्म दर होती है। ठीक है, तो इस कारण ये फॉसिल्स के रूप में भी बहुत अधिकता में पाए जाते हैं। इसलिए पैलियोडोलॉजी के अंदर भी इसको बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, पैलेंटोलॉजी के अंदर भी इसको उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार से ये बेनिफिशियल है स्टडी के भी स्टडी क्षेत्र में भी। अब बात करते हैं अगला जो है वो है ये हार्मफुल प्रोटोजोआ। अपन यहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो है बेनिफिशियल प्रोटोजोआ, कि किस प्रकार से ये स्वास्थ्य के अंदर पार्टिसिपेट करता है, फूड के अंदर पार्टिसिपेट करता है।
फूड के बाद में जो था वो था अपना सिम्बायोटिक के अंदर किस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है, ओशियन वूल्स के अंदर फॉसिल्स के रूप में किस प्रकार पार्टिसिपेट करता है, और स्टडी के अंदर किस प्रकार ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखता है। अब आता है हार्मफुल। ऐसे प्रोटोजोआ जो एनवायरनमेंट में उपस्थित होकर किसी ना किसी रूप से दूसरे प्राणियों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको संक्रमित करते हैं, हार्मफुल प्रोटोजोआ कहलाते हैं। जैसे कि ये पहले जो आता है वो आता है सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी यानी कि ऐसे प्रोटोजोन्स जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी, जो उर्वरक क्षमता होती है उसको कम करते हैं, सोइल फर्टिलिटी प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। फिक्सेशन यही था ना, हाँ। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन कुछ प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इनको संक्रमित कर देते हैं जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है और भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इनको नुकसान पहुंचाने वाले जो होते हैं वो सीलिएट्स व फ्लैजिलेटेड यानी कि सीलिएटेड व फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी इंटेस्टाइन को खराब कर देते हैं, जिसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते, और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करने के कारण सॉइल के अंदर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और नाइट्रोजन की कमी होने के कारण सॉइल फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। बात करते हैं आगे, सेकंड जो है वो है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन की अपन बात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन किस प्रकार से ऐसे प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि ऐसे प्रोटोजोन्स जो होते हैं जो किसी ना किसी एनिमल्स के मल मूत्र में पाए जाते हैं, और वो वाटर के संपर्क में आकर वाटर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया या ऐसे हेल्पफुल सैनिटेशन प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, और उनको नष्ट करके पानी को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। वो अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वाटर को पॉल्यूट करते हैं। यानी कि अपन जो स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से हार्मफुल प्रोटोजोआ का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में क्या कौन कौन से ऐसे प्रोटोजोन्स रहते हैं जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ना रखते हुए हार्मफुल प्रोटोजोआ के रूप से के नाम से जाने जाते हैं।